अपने भय को नजदीक मत आने दो, अगर नजदीक आए तो उस पर हमला कर दो। यानी भय से भागो मत, उसका सामना करो। यूं तो ये महान विचार आचार्य चाणक्य का है, पर क्या ऐसे विचार जीवन में सार्थक हो सकते हैं? हो सकते हैं तो कौन कर सकता है? इस सवाल के साथ नमस्कार रंग दे बसंती देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं हूं राजीव चौधरी। आज हमारे साथ जो महानुभाव है, उन्होंने आचार्य चाणक्य के इस विचार को जम्मू कश्मीर में पुनर्जीवित करने का काम किया। अब पूरे देश में इन्हीं विचारों को बुलंद करते हुए एकम सनातन भारत पार्टी का गठन किया। नाम है एडवोकेट अंकुर शर्मा। वैसे हम बता दें कि अंकुर शर्मा जी किसी परिचय के मोहताज भी नहीं है। देश की अदालतों में इनका नाम ही काफ़ी है। कश्मीर में जमीन जिहाद को एक्सपोज करने की लंबी लड़ाई लड़ने वाले, रोशनी एक्ट को खारिज करवाने व इसके तहत जमीन आवंटन की सीबीआई जांच करवाने के लिए लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने वाले एकम सनातन भारत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट अंकुर शर्मा जी का रंग दे बसंती के इस मंच पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अंकुर जी, सबसे पहले तो आपको एकम सनातन भारत पार्टी के गठन के लिए ढेरों शुभकामनाएं। जी धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। और इन शुभकामनाओं के साथ ही हमारा एक सवाल भी है कि जब देश में एक राजनीतिक दल पहले से ही मौजूद है जो खुद को हिंदुओं का सबसे बड़ा हितैषी दल भी बताता आया है, तो ऐसे में एकम सनातन भारत पार्टी की जरूरत क्यों आन पड़ी, या ऐसे क्या कारण बने कि जो हिंदुओं के हित के लिए पार्टी तक की स्थापना करनी पड़ी? देखिए, आप जानते हैं कि 1947 के बाद से ही भारत में कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनी जो सनातन संस्कृति, सभ्यता, सनातन धर्म के कोर प्रिंसिपल्स, वैल्यूज या उसके इंटरेस्ट्स की रक्षा हेतु अपने आप को समर्पित करे। 2014 में उम्मीद ये थी कि 2014 से पहले वाला जो काल था वो खत्म हुआ है और अब सनातन की रक्षा और संरक्षण हेतु ये पॉलिटिकल पार्टी कार्य करेगी। लेकिन 2014 से 2023 के बीच में सैकड़ों ऐसी घटनाएं और डेवलपमेंट्स हो गई जिसने इस भ्रम को तोड़ दिया। ना केवल इस भ्रम को तोड़ा, बल्कि इस पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं ने स्वयं पब्लिक डोमेन में आके ये कहा कि हमारी पार्टी का मतलब भगवा नहीं होता है। उन्होंने कहा कि इस्लाम के बिना हिंदुत्व अधूरा है। टेरिटोरियल हिंदुत्व, सिविलाइजेशनल हिंदुत्व से हटना, एटसेट्रा, बहुत सारी चीजें आपके सामने आई। और फिर जब हमने भी और लोगों ने भी शोध करने का कार्य किया, तो जब आप इनके कॉन्स्टिट्यूशन और मैनिफेस्टोज में गए तो आपको तो पता लगा कि ये तो गांधीवादी समाजवाद की बात करते हैं। इनका विश्वास तो गांधीवादी समाजवाद है। हिंदू लेजिटिमेसी इन लोगों को किस तरीके से दी गई? तो सबवर्जन के माध्यम से दी गई, एक प्रोपेगेंडा के माध्यम से दी गई। जब आपने इनके मैनिफेस्टोज देखे, खासकर जैसे 1998 का मैनिफेस्टो है, तो उसमें तो पहले या दूसरे पन्ने पे अलग अलग तरीके के पीडीएफ्स हैं, लेकिन शुरू में ही ये इन्होंने लिख दिया था कि भैया हम सनातन को कोई इस्लाम से ऊपर नहीं समझते, हम उसके बराबर ही समझते हैं। नीचे भी नहीं समझते लेकिन बराबर समझते हैं। उन्होंने कहा कि जैसे सनातन, जैसे जैन, सिखिज्म, जैनिज्म है और उसके अलग अलग धर्म ग्रंथ हैं, जैन पीटक हैं, वेद हैं, उपनिषद है, वैसे ही इस्लाम और क्रिश्चियनिटी भी है। तो और डीपर अगर आप एनालिसिस करते जाएं तो आपको ये समझ आएगा। देखिए, अनफॉर्चुनेटली 1947 के बाद इंडियन स्टेट एज अ पॉलिटिकल एंटिटी जो डेवलप हुई, तो वो एक इंपीरियल कंस्ट्रक्ट थी। उस स्टेट अपरेटस का जो मूल चरित्र था, बेसिक चरित्र था, वो था हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स सनातन, इस राष्ट्र के प्रति घृणा का भाव रखना। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि इंडियन स्टेट इज होस्टाइल टू द इंडियन नेशन, इंडियन स्टेट इज एंटी इंडियन नेशन, इंडियन स्टेट इज एंटी सनातन। और वो अपने अपने डिफरेंट पॉलिसी फ्रेमवर्क्स, पॉलिसी पैराडाइम्स, इंडिविजुअल्स जो प्लांट किए गए हैं, स्टेट अपरेटस में जो प्रेफरेंसेस हैं स्टेट एजेंसीज की या स्टेट के मूल बिहेवियर की, वो ऐसी हैं जो सनातन के विरोध में ही आपको नजर आएंगी। तो स्टेट जब हम एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में, एक कलेक्टिव पॉलिटिकल एंटिटी की फॉर्म में बात करते हैं, तो पॉलिटिकल पार्टियां भी उसका हिस्सा हो जाती हैं। तो भाजपा हो, कांग्रेस हो, आपने ये देखा कि इसी के प्रारूप में फंसती चली गई या इसके हिसाब से ही चलती रही, और अंततः ये उसी स्टेट का एक सबसेट बन गई जो अदरवाइज सनातन के प्रति हॉस्टिलिटी रखता है। मुझे बताइए, एकम सनातन भारत के जो सप्त सिद्धांत है, जो मैं पढ़ भी दूंगा, इस संबंध में कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो अपने संविधान में या अपने मूल सिद्धांतों में इन सब चीजों को जगह देती है? मैं सप्त सिद्धांत पढ़ने के बाद आपसे यह सवाल पूछूंगा कि मुझे बताइए कि सनातन की रक्षा और संरक्षण हेतु अगर कोई भी व्यक्ति बात करता है, तो इन सप्त सिद्धांतों की एब्सेंस में क्या वो बात कोई मायने रखती है? तो देखिए, आपको हमारे सप्त सिद्धांत देख के ही इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि पहली बार
भारतवर्ष के खासकर 47 के बाद के इतिहास में एक पहली बार एक सनातन पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव व्हीकल विकल्प बन रहा है। और आप भी जानते हैं कि परिस्थितियां देश में ऐसी बन गई, तृप्तिकरण पे ग्रेजुएट, तुष्टीकरण तृप्तिकरण जब बन गया तो परिस्थितियां ऐसी बन गई कि दायित्व सनातनियों पे आ गया कि अब आपको कदम बढ़ाने होंगे और एक दायित्व आपको डिस्चार्ज करना होगा। वो दायित्व होगा सनातन के संरक्षण के लिए एक पॉलिटिकल पार्टी का निर्माण। तो यूके, कनाडा, यूएस से तो लोग नहीं आएंगे, भारतीय ही हैं, सनातनी ही हैं जो इस जिम्मेवारी को अपने कंधों पे उठाने का कार्य करेंगे। तो उस भूमिका में हमने ये जो दायित्व है वो अपने कंधों पे उठाने का काम किया। मैं सप्त सूत्रों की बात कर रहा था जिसको पढ़ के डिस्टिंक्शन क्रिएट हो पाएगी कि जो स्वयंभू पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो किस तरीके से अलग है, किस तरीके से लोगों की आंख में धूल झोंकने का आज तक वो कार्य करती थी, और किस तरीके से हमने भी उन्हें हिंदुत्व और सनातन के प्रति एक लेजिटिमाइज करके उन्हें हिंदू लेजिटिमेसी ग्रांट की। देखिए, एकम सनातन भारत, पार्टी का नाम ही एकम सनातन भारत है, नाम ही बहुत कुछ स्पष्ट कर देता है। और सप्त सिद्धांत, 7 हमारे मूल नॉन नेगोशिएबल प्रिंसिपल्स हैं, मौलिक हमारे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं। पहला, संविधान में संशोधन कर केवल 5% से कम जनसंख्या वाले समाज को अल्पसंख्यक का दर्जा देना। तो पहले ही पॉइंट में यह साफ हो जाता है कि जो सेकंड बिगेस्ट मेजॉरिटी है भारतवर्ष में, उसे माइनॉरिटी स्टेटस और माइनॉरिटी बेनिफिट्स जो स्टेटस के कारण मिलते हैं उसके वो सब खत्म करना। और ये राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ मामला है। आपके पहले के इंटरव्यूज में भी मुझे लगता है कि माइनॉरिटी राइट्स के संबंध में जो सुप्रीम कोर्ट में मेरी याचिका थी उस संबंध में मैं इस विषय पे बात रख चुका हूं कि किस तरीके से माइनॉरिटी स्टेटस और राइट्स इंटरट्वाइन किए जाते हैं। ह्यूमन राइट्स जो यूएन चार्टर है और उसको इस्तेमाल करके किस तरीके से फॉरेन पावर्स इंडिया के इंटरनल सोवरेन अफेयर्स में इंटरफेयर करती हैं। दूसरा, मंदिर और मठों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करवाना। कश्मीर स्थित भगवान भास्कर के प्राचीन मार्तंड सूर्य मंदिर को पुनर्स्थापना करना। देखिए, सेलेक्टिवली केवल सनातनी और हिंदू मंदिरों और मठों के खिलाफ ही सरकार कार्रवाई करती है, जिस कार्रवाई के चलते वो इन मंदिर और मठों को सेलेक्टिवली छीन लेती है हिंदुओं से, और वहां पे एक सरकारी सेकुलर बाबू बिठा देती है जो मंदिर को चलाने का काम करता है। और नॉर्मली वो इसी दृष्टिकोण से कि अभी एक ऐसा स्थल हमें मिल गया जिसे हम टूरिस्ट स्पॉट की तरह डेवलप करेंगे और अपने खजाने भरेंगे, वो तो आप सब जानते हैं मंदिर। तो उस व्यवस्था को खत्म करना, सेलेक्टिवली जो हिंदुओं के मंदिरों को टेक ओवर किया जाता है, हिंदुओं से छीना जाता है, जिसके कारण सनातन की मजबूती के लिए वो मंदिर से उत्पन्न होने वाला धन या जो भी संपत्ति होती है वो इस्तेमाल नहीं होती और सेक्युलर पर्पसेस के लिए होती है, उसे खत्म करना। और आप जानते हैं कि हमारा जो जम्मू कश्मीर हिमालय में बसा हुआ ये फ्रंटियर में, ये तो नर्वस सिस्टम है सनातन सभ्यता का, और उसमें जो बहुत बड़ा शक्ति केंद्र है, एक भगवान सूर्य का मार्तंड मंदिर बनाया गया था जिसे ध्वस्त किया गया इस्लामी आक्रांताओं के द्वारा। उसकी पुनर्स्थापना जब तक नहीं होगी, हमें हमारा ये व्यक्तिगत तौर पे मानना है कि उस समय सनातन जो है वो प्रगति की दिशा में बढ़ने में कठिनाई हो सकती है, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे वेदों में, उपनिषदों में इतनी शक्ति थी कि इस तरीके के मंदिर और पावर सेंटर्स बनाए जा सकते थे जो पूरे राष्ट्र का, इस टेरिटरी का संरक्षण करने की क्षमता रखते थे। तो अगर उस एनर्जी सेंटर को ध्वस्त किया गया तो बहुत आवश्यक है कि भगवान सूर्य के इस मंदिर को पुनर्स्थापित हम करें। तो ये हमारा दूसरा जो है वो सप्त सिद्धांतों में से दूसरा सिद्धांत है। तीसरा, जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन कर 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट हिंदू बहुल जम्मू संभाग को स्वतंत्र राज्य बनाना। आप जानते हैं कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत आवश्यक है। हिमालय के इस्लामीकरण में, उत्तर भारत के इस्लामीकरण में, सनातन के इस्लामीकरण में वो कहते हैं कि जम्मू संभाग का इस्लामीकरण, जम्मू कश्मीर का इस्लामीकरण अत्यंत आवश्यक है, क्रिटिकल है। तो कश्मीर के इस्लामीकरण के बाद हिंदू नरसंहार के जरिए जो किया गया, उसके बाद जम्मू संभाग जो टारगेट पे है, और कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज जो पाकिस्तान का एजेंडा यहाँ पे अनलीश कर रही हैं, इसी संबंध में मुस्लिम ब्रदरहुड के मॉडल पे काम करते हुए विधानसभा और हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को सबवर्ट करके उसे ध्वस्त करना बहुत आवश्यक है। इस्लामाइजेशन के प्रोसेस को रोकना बहुत आवश्यक है। उस एरिया को, जिस एरिया का इस्लामीकरण वो क्रिटिकल समझते हैं, उस प्रोसेस को रोकना बहुत आवश्यक है। तो इसलिए तत्काल प्रभाव से हिंदू नरसंहार के जो विक्टिम्स हैं उन्हें कश्मीर में एक हिंदू जियोपॉलिटिकल फुटहोल्ड के रूप में स्थापित करके, यानी कश्मीर को 2 हिस्सों में तोड़ के एक यूनियन टेरिटरी उन हिंदुओं के लिए जो नरसंहार के विक्टिम्स हैं क्रिएट करके जम्मू को अलग एक सेपरेट स्टेट बनाना, उस दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल है, ताकि हम इस्लामाइजेशन ऑफ हिमालयस के प्रोसेस को अरेस्ट कर सके, रोक सके, उसे रिवर्स कर सके। चौथा, हमने ये कहा कि गौ हत्या पर संपूर्ण प्रतिबंध, गाय गंगा और राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करना। गाय माता के बिना और गाय माता की हत्या चलती रहेगी, मुझे लगता है कि किस तरीके से आप सनातन के बारे में बात भी कर सकते हैं कि हम सनातन इंटरेस्ट्स की बात कर रहे हैं।
उसकी पूरी व्यापक अंडरस्टैंडिंग होने के चलते होते हुए हमने इस सिद्धांत को इसमें शामिल किया और हमने कहा कि गौहत्या पे न केवल संपूर्ण प्रतिबंध लगेगा बल्कि गौमाता को, माँ गंगा को और श्री राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर भी घोषित किया जाएगा। धरोहर घोषित होते ही फिर बहुत सारे सेफगार्ड्स इन प्लेस आ जाते हैं, पूरी स्टेट मशीनरी जो है अपने धरोहरों को बचाने के लिए खड़ी हो जाती है। तो जब तक हम इस दिशा में कदम नहीं उठाएंगे, मुझे नहीं लगता कि सनातन का संरक्षण और जो है वो कंसोलिडेशन किसी भी तरीके से हो सकती है। पांचवा हमने कहा कि वक्फ एक्ट, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और सचर कमेटी का जो क्रियान्वयन हुआ है उसे तत्काल प्रभाव से निरस्त करना। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल कानून मुस्लिम ब्रदरहुड के मॉडल पर चलते हुए सबवर्जन की एक बहुत बड़ी एक मैनिफेस्टेशन है कि किस तरीके से स्पेशल डोमेन आप क्रिएट कर सकते हैं मुस्लिम समुदाय के लिए, स्टेट विद इन द स्टेट क्रिएट कर सकते हैं। मुझे लगता है कि तीन चीजों के खात्मे के बाद ये जो तिलस्म है वो ध्वस्त होगा और बहुत सारे राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले जो हैं वो एड्रेस हो पाएंगे। तो ये करना हमारा पांचवा सिद्धांत है। इसके साथ ही जुड़ा हुआ कि संविधान के अनुच्छेद 30 आर्टिकल 30 को संशोधित कर हिंदुओं को भी अपने स्वायत्त शिक्षण संस्थान स्थापित एवं संचालित करने का मौलिक अधिकार देना और साथ ही साथ धर्मांतरण पे पूर्ण तरीके से रोक लगाना, धर्मांतरण को पूरे तरीके से रूथलेसली खत्म करना। आर्टिकल 30 के तहत हिंदुओं को छोड़ के बाकी सब समुदायों के पास ये राइट है कि वो अपने ऑटोनोमस इंडिपेंडेंट ऑफ द गवर्नमेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ द स्टेट शिक्षण संस्थान बना सकते हैं जहां पे अपने अपने धर्म वर्म की शिक्षा दे सकते हैं। और हिंदुओं पे प्रतिबंध लगा दिया एक तरीके से डिसेबलिंग, तो उसे भी संशोधित कर सबको बराबरी पे लाना, यानी हिंदुओं को भी वो हक देना। छठा, जनसांख्यिकी हमले, डेमोग्राफिक इन्वेजन, लैंड जिहाद, जो सनातन के भारत के इस्लामीकरण के लिए जो टूल है, औजार है, जनसांख्यिकी हमला, डेमोग्राफिक इन्वेजन, लैंड जिहाद और दूसरे तरीकों से जिसे अनलीश किया जाता है उसे रिवर्स करना और खासकर वो एरियाज जहां पे वर्स्ट तरीके से जनसांख्यिकी का बदलाव कर दिया गया है उन एरियाज में तत्काल प्रभाव से कारगर स्टेप्स उठा के डेमोग्राफिक बैलेंसेस को रिस्टोर करना। सातवां, केवल विकास नहीं, आध्यात्म, संस्कृति, स्थानीय भाषा, इतिहास, ट्रू हिस्ट्री, चाहे वो रीराइट भी करनी पड़े, सच्चा इतिहास जिसकी हम बात करते हैं, क्योंकि सच्चा इतिहास ही आपको पता होगा वो दिशा ठीक तय कर पाओगे। और पर्यावरण के साथ संपूर्ण विकास, तो ग्रोथ, डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उससे 10 कदम आगे जाके सनातन मूल्यों में जाके आध्यात्म को आधार बनाना, ट्रू हिस्ट्री को आधार बनाना, पर्यावरण को आधार बनाना, स्थानीय भाषा, मदर टंग को आधार बनाना, इस संबंध में संपूर्ण विकास किया जाएगा। तो मुझे आपके सामने यही बात कहनी है कि इन सप्त सिद्धांतों पर अगर आप नजर दौड़ाएंगे तो आपको नहीं दिखेगा कि आसपास कोई भी ऐसा संगठन दल खड़ा होता है जिसने इस दिशा में कोई काम भी किया हो या मुखर होके इन विषयों को अपने संविधान या अपने पार्टी के मूल सिद्धांतों में डाला हो। इसीलिए आवश्यकता पड़ी, क्योंकि ये सनातनी मुद्दे हैं, ये देश के राष्ट्रवादी समाज के मुद्दे हैं, ये हिंदुत्व के मुद्दे हैं। और जब इन मुद्दों पे कोई बात ही नहीं हुई, चर्चा नहीं हुई, किसी का हिस्सा ही नहीं बना, कुछ इस दिशा में 10 साल सरकार आने के बाद काम भी नहीं हुआ, तो जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि ये मूल मुद्दे हैं और मूल मुद्दों पे अगर कुछ नहीं हुआ तो जरूरत पड़ेगी और उसी दायित्व को का डिस्चार्ज करने का कार्य आज हमने किया है। काम बहुत बड़ा है, लेकिन जितना बड़ा भी काम होगा अगर करना आवश्यक है तो उसे करेंगे। अंकुर जी, यहाँ आपको थोड़ा रोकना चाहूंगा। जैसा अभी आपने कहा कि 2014 के आम चुनाव के बाद हमारे कई सारे भरम टूटे, तो यहाँ एक सवाल ये भी उठता है कि आगे चलकर एकम सनातन भारत पार्टी भी तमाम राजनीतिक दलों की तरह सेक्युलर तो नहीं हो जाएगी? फिर एक डीएनए की बात करने लगे। हम किसी हिंसा या किसी तरह के उन्माद की बात नहीं कर रहे हैं, बस सवाल इतना भर है कि जो कई लोगों के जहन में भी है, क्या पार्टी अपने मूल सिद्धांत, मूल बुनियाद या कहो नींव पर अडिग रहेगी? देखिए, उसके लिए आपको बहुत रैशनली आकलन करना है। व्यक्तिगत तौर पे हमारा भी आकलन करना है, एकजुट जम्मू पार्टी जो अब एकम सनातन भारत के रूप में परिवर्तित हो रही है उसका भी आकलन करना है। हम कौन है, हमारी पृष्ठभूमि क्या है, उस संबंध में आपको आकलन करना है। तो सफिशिएंट इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में हमारे बारे में, हमारे कामों के बारे में अवेलेबल है। पर मैं आपको छोटा सा प्रिसाइजली यही बता दूं उन सभी दर्शकों के लिए जिनके मन में ये शंका आ सकती है, आपको शुरू तो किसी ना किसी विश्वास के साथ करना पड़ेगा, लेकिन विश्वास अंध नहीं होना चाहिए। विश्वास करने से पहले थोड़ा सा आकलन आपको करना है। देखिए, अगर इन सप्त सिद्धांतों को मैं ये कहूं कि हमने जिया है और इन सप्त सिद्धांतों को जीने के कारण ही हमारा व्यक्तित्व जो है वो आज शेप हुआ है, तो फिर तो विश्वास से हम स्टार्ट कर सकते हैं। अब मैं किस तरीके से कह रहा हूं कि इन सप्त सिद्धांतों को हमने जिया है। हमने मंदिर और मठों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करवाने की बात कही, अपने सप्त सिद्धांतों में कहा।
तो आप ये स्वयं स्वयं जानते हैं कि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में माता वैष्णो देवी श्राइन को मुक्त करवाने के लिए हम संघर्षरत हैं। बारीदार कम्युनिटीज की तरफ से जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में स्वयं मैं ही वो केस आंदोलन के रूप में लड़ रहा हूं, और ग्राउंड पे भी इस विषय में हम बात रखते रहते हैं, अलग अलग जगह पे रखते रहते हैं। और वो लड़ते 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 इस विषय पे हमारी जो सोच है, जो हमारा अंडरस्टैंडिंग है, वो शेप हुई है। और हम इस बात को अब अपने दिल के भीतर से मानते हैं कि जब तक ये नहीं होगा तब तक सनातन की मजबूती किसी भी तरीके से नहीं हो सकती। यानी बहुत बड़ी एक बाधा है ये सरकारी नियंत्रण। तो हम इस सप्त सिद्धांत को ऑलरेडी जी रहे हैं। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में इस चीज को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की गलियों में, सड़कों में कटरा जाके इस विषय पे बात करते हैं, अवेयरनेस फैलाते हैं, और ये विषय अच्छा खासा एक विषय बन गया है। हमने संविधान में संशोधन कर 5% वाला, यानी जो सेकंड बिगेस्ट मेजोरिटी है मुस्लिम समुदाय, जो जिस तरीके से सबवर्जन की जाती है उनको माइनॉरिटी स्टेटस और राइट्स देके, उसको खत्म करवाने की बात कही अपने सप्त सिद्धांतों में। आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में 2016 में मैं स्वयं गया था, अपना केस स्वयं लड़ा था, PIL 489/2016, टाइटल्ड अंकुर शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। वहां पे हमने 2 वर्ष की लड़ाई में सरकारों से कर्जल्स लेते हुए, और केंद्र सरकार, राज्य सरकार, इस समय की जो सरकार है, इस पे जुर्माने तक करवा के अल्टीमेटली 12 मार्च 2018 को विक्ट्री प्राप्त की, और यह तय करवा दिया कि जम्मू कश्मीर में मुसलमानों को माइनॉरिटी स्टेटस और माइनॉरिटी बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। वो एक अलग बात है कि ये सरकार तुष्टीकरण के चलते 2023 में भी हिंदुओं के लिए, सिखों के लिए, जैनों के लिए, बौद्धों के लिए आने वाली सब स्कीम्स का फायदा गैर कानूनी ढंग से, डिस्पाइट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट टू द कॉन्ट्रेरी, और डिस्पाइट चेंज इन इंप्लीमेंटेशन गाइडलाइंस ऑफ डिफरेंट माइनॉरिटी रिलेटेड स्कीम्स, मुसलमानों को दे रही है। हिंदुओं का, गैर मुसलमानों का हिंदुओं को दे रही है, वो एक अलग विषय है, लेकिन उस पर हमने विक्ट्री पाई है। उस संबंध में हम आगे कार्य कर रहे हैं। तो इसको भी हमने जिया है, संघर्ष किया है, और उस पर डिलीवर भी किया है। जनसांख्यिकी हमला, लैंड जिहाद को एग्जीक्यूट करने के लिए, और जम्मू क्रिटिकल है, जम्मू का इस्लामीकरण क्रिटिकल है, और यहाँ पे स्टेट लेड ये प्रोसेस है। उस संबंध में जो कानून बनाया गया था, जिसे रोशनी कानून कहा जाता है, J&K स्टेट लैंड वेस्टिंग ऑफ ओनरशिप टू द ऑक्यूपेंट्स एक्ट, आप ये जानते हैं कि उसके खिलाफ संघर्ष हमने व्यक्तिगत तौर पर किया। PIL 41/2014, टाइटल्ड अंकुर शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ J&K एंड अदर्स, इसके माध्यम से 2014 में इस लैंड जिहाद के लेजिस्लेटिव औजार को, लेजिस्लेटिव टूल को चुनौती देके अक्टूबर 2020 में 6 वर्ष के लंबे संघर्ष के बाद और भाजपा के पुरजोर विरोध के बाद, क्योंकि भाजपा की सरकार थी, उन्होंने ही हाईकोर्ट में हमारा विरोध किया था और कहा था कि नहीं, रोशनी एक्ट कायम रहना चाहिए। 2020 में उस कानून को ध्वस्त करवाया, और उस कानून के तहत दिए गए जितने भी आवंटन थे, जिसके जरिए डेमोग्राफी चेंज करने का षड्यंत्र रचा गया था, वो आवंटन रद्द करवाने के बाद वो जमीनें वापस लेने का भी आदेश करवाया। और साथ ही साथ 25,000 करोड़ का जो रोशनी घोटाला था, उसकी जांच CBI को सौंपवा के फारूक अब्दुल्ला हो, बाकी हो, इन सबको एक्सपोज किया। और जो CBI रेड्स पड़ रही है ना बड़े बड़े IAS IPS अधिकारियों पे, मंत्रियों पे, मुख्यमंत्रियों पे, वो इसी केस में जो आदेश हुए हैं, जो हमने करवाए हैं, उसके कारण ही हो रही है। तो संबंध, तो मुझे बताइए, इतने सारे सिद्धांतों को जब हम जी रहे हैं पिछले कई 10-12 वर्षों से, हमारा व्यक्तित्व जो है वो उन्हीं चीजों को लेकर शेप होता है ना, जो चीजें आप जी रहे हो। तो किस तरीके से कोई व्यक्ति ये डाउट कर सकता है कि हम बदल जाएंगे? हमारा बदलने का मतलब है हमारी डिस्ट्रक्शन। मेरे व्यक्तित्व का एंटीथीसिस होगा बदलना इन सप्त सिद्धांतों से, क्योंकि इन सप्त सिद्धांतों को हमने जीने का काम किया है, और इसमें सक्सेस स्टोरीज है हमारी, केवल संघर्ष की गाथा नहीं है। संघर्ष करते करते हमने डिलीवर किया है। जो कानून देश के खिलाफ बनाया गया, 6 वर्ष की लड़ाई में उस कानून को हमने ध्वस्त करवा दिया, और ये पॉलिटिकल पावर नहीं होते हुए हमने करवाया। तो जिस समय पॉलिटिकल पावर आएगी, इन सप्त सिद्धांतों में से एक भी ऐसी चीज नहीं है जिसे तत्काल प्रभाव से हम लागू नहीं कर सकते। एक भी ऐसी चीज नहीं है जिसपे चर्चा की भी आवश्यकता है। एक भी ऐसी चीज नहीं है जिसपे कंसेंसस बनाने की भी कोई जरूरत है। ये वो सब चीजें हैं जो तय हैं कि सत्ता प्राप्ति होते ही इन चीजों को करना है, और तत्काल प्रभाव से किया जा सकता है। और कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन और सुप्रीम कोर्ट की, मैं आपको यह कह सकता हूं कि ऐसी कोई भी इसमें चीज नहीं है जिसमें सुप्रीम कोर्ट भी कोई किसी भी तरीके का, मान लीजिए कोई याचिका दायर हो जाए तो कोई डिले हो सके, या इंटरफेयर या इंटरवीन कर सके। बिल्कुल कानून सम्मत, संविधान सम्मत, संविधान की पूरी समझ के हिसाब से जो जो चीजें करनी है वो उसमें डाली गई हैं, जो की जा सकती हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि कल को जब सरकार आ जाएगी तो बहाना बना देंगे कि देखिए जी सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया है। ऐसा भी नहीं होगा। 5% वाला जो आंकड़ा है वो इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो यूनाइटेड नेशन की सब कमीशन है माइनॉरिटी के संबंध में जो वहां पे बनी हुई है, उनके मानदंड है, उनके मापदंड है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट है, उसमें कहा गया था कि एक 5% से कम को ही होना चाहिए। तो इसीलिए हम पूरे आश्वस्त हैं, आगे बढ़ रहे हैं। आकलन कीजिए इन चीजों पे, सप्त सिद्धांतों से जोड़ के रखिए। इन सप्त सिद्धांतों पे अगर आप विश्वास करते हैं, तो मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से हम इन सप्त सिद्धांतों को जी रहे हैं, तो फिर आप आगे चलिए। अब ये काम इससे अधिक साइको एनालिसिस करने का नहीं है समय। खतरे बड़े हैं, लड़ाई बड़ी है। 2024 का चुनाव बिल्कुल पास है।
पार्लियामेंट में सनातनी वॉइसेस का पहुंचना बहुत आवश्यक है। आईएसआईएस के स्टाइल में नुपुर शर्मा एपिसोड के बाद 10-11 हत्याएं की गई गला रेत के। एक पार्लियामेंटेरियन नहीं बोला पार्लियामेंट में कि जिहादियों का यह कृत्य था, या इन हत्याओं के विरोध में एक पार्लियामेंटेरियन खड़ा होकर नहीं बोला। हिंदू नरसंहार था ये, हिंदू नरसंहार निरंतर चला आ रहा है। हिंदू नरसंहार के संबंध में भारत सरकार आज तक डिनायल मोड में है। कश्मीर में हिंदुओं का नरसंहार हुआ, ये जो आईएसआईएस के स्टाइल में हत्याएं हुई, ये हिंदू नरसंहार की निरंतरता को दिखा रही हैं। ये भी नरसंहार, जेनोसाइडल किलिंग्स थी, लेकिन भारत सरकार एज ए मैटर ऑफ पॉलिसी डिनायल मोड में हिंदू जेनोसाइड को लेकर कहते नहीं हिंदू जेनोसाइड है तो वो है ही नहीं। और डिनायल ऑफ जेनोसाइड का मतलब है, एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि अगर आप जेनोसाइड को लेकर डिनायल मोड में रहते हैं तो आप जेनोसाइड को डुप्लीकेट करते हैं, उसकी निरंतरता को बरकरार रखते हैं। और डिनायल ऑफ जेनोसाइड 10वीं स्टेज है जेनोसाइड की, फाइनल क्लाइमैक्स ऑफ जेनोसाइड। हत्या, लूटपाट, बलात्कार, वो सब चीजें जो वो पीछे की स्टेजेस हैं, उससे भी आगे ये सब कुछ हुआ और फिर सरकार कहेगी तुम्हारे साथ तो कुछ भी नहीं हुआ। जैसे कश्मीरी हिंदुओं को कहती है तुम्हारा नरसंहार नहीं हुआ, तुम तो माइग्रेट करके आए। नरसंहार को माइग्रेट कहती है स्टेट ऑफ इंडिया, हिंदू नरसंहार को। इस संबंध में समय कम है, तैयारी बड़ी करनी है। मुझे लगता है कि 2024 के लिए बढ़िया तरीके से हम तैयार होके जाएंगे और इन सप्त सिद्धांतों को बुलडोज करके हम पार्लियामेंट में मुझे लगता है कि पहुंचाएंगे, क्योंकि जनता का, इस राष्ट्र का, इस देश का पूरा सहयोग हमारे साथ होगा और मुझे लगता है कि परिवर्तन का समय 2024 के बाद शुरू हो जाएगा। अंकुर जी, जहां तक मैंने सुना है कि एकम सनातन भारत पार्टी का पहला अधिवेशन 23-24 अप्रैल को हरिद्वार में होने जा रहा है, तो इसके लिए तीर्थ नगरी हरिद्वार को ही क्यों चुना? आध्यात्मिक सेंटर है हरिद्वार से, और बाकी भी वाराणसी, वो सब चीजें हैं, वो सब जगह पे होगा, सातों पुरियों में होगा। लेकिन हमारा जो मूल है सनातन का, वहीं से कहीं ना कहीं से शुरू करेंगे ना, इसीलिए हरिद्वार, सनातन के दृष्टिकोण से हरिद्वार का चयन किया गया। और 23 और 24 को हमारा अधिवेशन होगा। इस अधिवेशन में वो लोग जो ऑनलाइन मेंबरशिप लिए बैठे हैं वो शामिल होंगे, और मैं आपको आंकड़े भी डिस्क्लोज नहीं करूंगा, आप वहीं पे उस दिन देखिएगा। अकल्पनीय समर्थन पूरे राष्ट्र का, पूरे देश का हमें मिल रहा है, केवल व्यक्तियों का नहीं बल्कि बड़े बड़े संगठनों का भी। तो एकम सनातन भारत .co, EKAMSANATAN पे जाके आप ऑनलाइन मेंबरशिप ले सकते हैं। 3 कैटेगरी की मेंबरशिप है, फाउंडर मेंबर, अर्ली मेंबर्स और मेंबर्स। फाउंडर मेंबर के लिए जो आपकी कंट्रीब्यूशन रहेगी पार्टी को, क्योंकि देखिए धर्म की लड़ाई अर्थ से लड़ी जा सकती है, गलत तरीकों से अर्जित किया हुआ अर्थ नहीं होता, वो अनर्थ होता है। तो इसीलिए हमने कंट्रीब्यूशन फीस रखी है। सबसे पहले मैंने स्वयं जमा करवाया जब पहली मेंबरशिप ली, जब हमने डिक्लेयर किया था 27 मार्च को, तो 11,000 फाउंडर मेंबर के लिए, 1100 अर्ली मेंबर्स के लिए, 111 मेंबर्स के लिए। और फाउंडर मेंबर्स वो मेंबर्स होंगे जिन्हें माना जाएगा कि जिन मेंबर्स ने इस पार्टी की स्थापना की। तो आप समझते हैं कि फाउंडर मेंबर्स का एक विशेष स्थान रहता है एक दृष्टिकोण से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत जो काबिल लोग, बहुत जो मेरिटोरियस लोग अर्ली मेंबर या मेंबर्स की कैटेगरी में है, उन्हें किसी तरीके से पीछे रखा जाएगा। मेरिट के आधार पे ट्रांसपेरेंट तरीके से सब चीजें आगे बढ़ेंगी, क्योंकि सनातन का हित करने के लिए आपको योद्धा चाहिए, तो योद्धाओं को ही तैयार किया जाएगा, उसमें मेरिट के अलावा और कोई क्राइटेरिया नहीं होगा। तो हरिद्वार में ये 23-24 को हो रही है। मेरा निवेदन आपके माध्यम से सुनने वाले सब लोगों को है कि एकम सनातन भारत की मेंबरशिप लें, इस मूवमेंट में जुड़ें। सनातन के संरक्षण हेतु ये दायित्व सनातनियों के कंधे पे पड़ा है, इस दायित्व को डिस्चार्ज करने के लिए इकट्ठे होकर आगे बढ़ें। हरिद्वार में भी आए, वहां बैठ के सब निर्णय होंगे। अभी कोई ऑफिस बेयरर्स, कोई निर्णय नहीं हुआ है, क्योंकि हम चाहते हैं कि शुरू में जो 23-24 को हमारा वहां पे जो अधिवेशन सम्मेलन हो रहा है, वहीं पे सब चीजें चर्चा की जाए और स्ट्रक्चर्स बने। आईटी टीम हमारी प्लेस में, जो कुछ ऑपरेशनल चीजों के लिए अभी फिलहाल रिक्वायरमेंट है, दैट इज एवरीथिंग इज इन प्लेस। लेकिन आए, ऑनलाइन मेंबरशिप लें, घर बैठे हुए मेंबरशिप लें और हरिद्वार में आके फिर आगे का जो रास्ता है वो तय करें। और 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, यहां पे एकम सनातन भारत आने वाले कुछ समय में बिल्कुल सशक्त तरीके से खड़ा होगा। अंकुर जी, आपका और आपकी पार्टी का सनातन धर्म के प्रति जो पवित्र ध्येय है उसे देखते हुए, जहां तक हमने देखा है कि काफी लोग जुड़ने के इच्छुक है और सोशल मीडिया पर काफी इसका प्रचार भी कर रहे हैं और जुड़ भी रहे हैं, लेकिन अगर कोई जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़ सकता है, यानी उसका सरल मार्ग क्या है, और क्या आगे चलकर पार्टी भारत भर में इसका विस्तार करेगी? जुड़ने का सीधा रास्ता यह है कि आप इंटरनेट खोलिए, वहां पे वेबसाइट है हमारी एकम सनातन भारत .co EKAMSANATAN
STANBHARAT.co। जैसे ही आप खोलेंगे आपको मेंबरशिप फॉर्म मिल जाएगा, उसे भर के आप सबमिट करिए। सबमिट जैसे ही करेंगे हमारे डेटाबेस में सब रिकॉर्ड आ जाएगा, एक मेल भी आपको आ जाएगी कंफर्मेशन, और आप मेंबर बन जाएंगे। और जैसे ही आप मेंबर बनते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको न्योता है ही 23 अप्रैल को हरिद्वार का, वहां पे पूरी व्यवस्था कर ली गई है। जो भी व्यक्ति वहां पे आएंगे उनका रहने का खाने का सारी व्यवस्था पार्टी देखेगी। और मैंने आपको पहले भी बताया कि ये पार्टी जो है वो 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश, नॉर्थ टू साउथ ईस्ट टू वेस्ट, सनातन के दृष्टिकोण से बनाई हुई पार्टी है। इसलिए विस्तार करने की बात तो छोड़िए, हम हरिद्वार से ही 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों को सामने रख के इस पार्टी की घोषणा करेंगे। तो अंकुर जी, आपको पार्टी गठन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आशा है पार्टी का पहला अधिवेशन ही भारत में एक अनूठी गूंज होगी। हमारे दर्शकों को अपना बहुमूल्य समय देने के लिए पुनः आपका बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद।